नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि जिस हिसाब से नेपाल आज विकास की राह पर चल रहा है उस हिसाब से 2050 में कितना ज़्यादा आगे जाने वाला है। दोस्तों वैसे तो भविष्य का कोई कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इसका अगर पता होता तो हमें ये भी पता होता कि कोविड-19 आने वाला है, हमें ये भी पता होता कि इस तरह से लॉकडाउन लगने वाला है, हमें ये भी पता होता कि क्राइसिस होने वाला है बहुत बड़ा, जिसके कारण बहुत से छोटे छोटे देश और बहुत से बड़े बड़े लैंड लॉर्ड देश जो कि एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें दोस्तों आज के प्रोजेक्ट्स, आज की टेक्नोलॉजी, आज की नए युग की, तो उसके हिसाब से हम कहीं ना कहीं फ्यूचर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ एक ऐसे आंकड़े जो कि हमें चौंका देते हैं और कुछ एक ऐसे आंकड़े जो कि हमें ये बताते हैं कि आगे आने वाला टाइम कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल विकसित होने वाला है। इसी बीच यहाँ पे नेपाल की टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहे हैं। इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेपाल जो कि अपनी प्रत्येक सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा सुधार कर रहा है, तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा डेवलप भी होने वाला है। तो इसी यहाँ पे सब्जेक्ट पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत बुरे दौर से गुजरने के बाद अभी भी यहाँ पे इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ना केवल दोस्तों जो नेपाल है वो फिजिकल जो चीजें कर रहा है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हमने देखा था कि उन्होंने सैटेलाइट सबसे पहले अपना एरिया डिसाइड किया और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र से अपना एरिया लेने के बाद उन्होंने अमेरिका की मदद से पहला सैटेलाइट भी भेजा। उसके बाद में उन्होंने दूसरा सैटेलाइट जो कि अपना खुद का बनाकर भी भेजा है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों तो नेपाल जो ग्राउंडेड एरिया है उसे भी कवर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत से देशों के साथ कोलैब कर रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे नेपाल ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है जिससे कि जो नेपाल का विकास है वो काफी तेजी से हो सके। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो अभी भी यहाँ पे नेपाल स्पोर्ट्स को लेकर, अभी भी नेपाल जो व्यापार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग तरह के यहाँ पे कोलिब्रेशन करके, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो नीदरलैंड के साथ हो, चाहे वो कोरिया के साथ हो, या फिर बड़े बड़े कितने भी देशों के साथ हो, नेपाल बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। इसे स्पष्ट होता है दोस्तों कि यहाँ पे नेपाल बहुत ज्यादा तरक्की की राह पर चल रहा है। अगर बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की, तो आज से 10 साल पहले जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी के लिए तड़पता था, लोगों से मांगता था, वही नेपाल जिस नेपाल के अंदर यहाँ पे 10-10 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी के कट लगते थे, वही नेपाल आज 24 घंटे ना केवल बिजली लेता है, जबकि अपने पास पड़ोसियों के पास एक्सपोर्ट भी बिजली का बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी से बढ़ने की बात हो सकती है। और वहीं पे अगर बात की जाए दोस्तों आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो उसके हिसाब से ये अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2050 में जो नेपाल का सचमुच में यहाँ पे दृश्य है वो देखने लायक होगा और जो टूरिज्म का स्तर है वो एक अलग ही लेवल पर यहाँ पे स्टैंड करेगा। जो टूरिज्म का स्तर आज यहाँ पे पर्यटन हम कह सकते हैं नेचुरल है, शायद वो ऐसा देखने को ना मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ नेपाल देश है वो नेचरिस्टिक है और नेपाल देश है वो अपने नेचर को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये बात इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है नेपाल के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ना एक आम बात है और हमने कुछ ऐसे कड़े कानून भी नहीं लगाए जिससे कि चाइना की तरह हमारी पॉपुलेशन है वो नियंत्रण में हो। तो हम कह सकते हैं कि नेचर को नुकसान पहुंच सकता है और इसके कारण टूरिज्म फिर भी रहेगा, लेकिन टूरिज्म फिर नेचरिस्टिक नहीं रहेगा बल्कि एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकल टूरिज्म रहेगा। और अगर टेक्नोलॉजिकल टूरिज्म बनता है दोस्तों तो एक अद्भुत नजारा भी वहां पे देखने को मिलेगा और टूरिज्म की वो सारी हदें भी पार कर सकता है नेपाल। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम एक और बात भी कर सकते हैं। हमने देखा है पिछले सालों से जैसे कि नेपाल ने ग्रोथ किया है, हमने देखा है कि 2015 के भूकंप में एकदम तहस नहस सा हो चुका था नेपाल, और उसने यहाँ पे मात्र 6 या 7 सालों में जितनी जल्दी से ग्रोथ करी है अपनी, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल एक रणनीति के तौर पर चल रहा है। जिस प्रकार से वो चाइना के
साथ कोलैब कर रहा है, जिस प्रकार से वो व्यापार की दृष्टि से भारत के साथ कोलैब कर रहा है, तो उससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि नेपाल की जो मनसे हैं वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, और वो डायरेक्शन है कि अनलिमिटेड टाइम विकास, यानी कि नेपाल किसी भी हाल में यहाँ पे ग्रोथ करे और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे नेपाल ने एक अच्छा रिलेशन बनाया है, चाहे वो किसी भी देश के साथ हो, वो सबसे बड़ी मैटर करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सभी देश यहाँ पे एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। और अगर आप इस समय के अंदर अच्छा यहाँ पे सदुपयोग करके सभी देशों के साथ कोलैब कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लीजेंडरी देश हैं इस वर्ल्ड के, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं पे दूसरी बड़ी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे लॉकडाउन होने के पश्चात में जो कदम उठाए गए हैं वो भी देखने लायक हैं। अपने देश को बचाने के लिए जो भी कदम उठा रहा है नेपाल, वो एकदम स्टीक बैठ रहे हैं, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो नेपाल का स्वरूप है यहाँ पे 2050 के अंदर, वो काफी ज्यादा डिफरेंट दिखने वाला है आपको। और आपकी क्या राय इसके बारे में, 2050 में नेपाल का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको ऑल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।